So today we are studying conservation of minerals. This is the second class of minerals and energy resources. And my first question to The you, meaning of conservation is protection of the minerals. yeah, my first question was to you that what do you mean by conservation? We have already heard the term conservation, correct? हमने Ma'am, इसको protection. नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा था कंजर्वेशन टर्म, सही बात है. Please tell me what is the meaning of conservation. हाँ, खुशबू. Ma'am, protection. Product protection. Yes, Yeah, ma'am. you can say in a way Ma'am, protection. Yeah, conservation means to use some resources carefully and save them for future generation. correct. देखो बस बेटा, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट मिनरल्स, करेक्ट. मिनरल्स जो कि अर्थ में पाए जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. फाइन. मिनरल्स बेटा नॉन रिन्यूएबल होते हैं. कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल का नॉन का मतलब है नहीं, रिन्यूएबल का मतलब जो रिन्यू यानी दोबारा से नया किया जा सके. रिन्यूएबल समझ गए? री प्लस न्यू एंड प्लस एबल. तो ये टर्म क्या है? री प्लस न्यू यानी दोबारा से नया, एबल यानी केपेबल. दोबारा से नया करने के लिए जो एबल है वो ही रिन्यूएबल है. लेकिन क्या मिनरल्स रिन्यूएबल हैं? नहीं है. They are non-renewable resources. That means once you exhaust them, can you remake them? Ma'am, they can be remade, but it will take millions years, which is more than human lifespan. Correct. मतलब एनी रिसोर्स बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे लिए वो रिसोर्सेज है जो बन तो जाते हैं, कोल भी बन जाएगा, बट इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. एंड उतना लंबा टाइम में ह्यूमन सिविलाइजेशन वेट नहीं कर सकती है, करेक्ट. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए, बिकॉज हमें तो अब अगले 10 20 30 50 100 ईयर्स, इतने ईयर्स का स्टॉक देखना होता है. उसी हिसाब से हम डेवलपमेंट करते हैं कंट्री का. सो जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगने वाले हैं किसी चीज को दोबारा बनने के लिए, सो बेटर आइडिया वुड नॉट टू वेट 1000 ईयर्स. बेटर आइडिया वुड बी टू कंजर्व देम, ताकि लंबा चले, बिकॉज एनी वे इट विल टेक थाउजेंड्स ईयर्स, करेक्ट. सो मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी जिस रेट पर ये बनते हैं अर्थ के अंदर, वो बहुत ही छोटा है उस रेट से जिस पर हम इन्हें डेली कंज्यूम कर रहे हैं. कोल, पेट्रोलियम, हम जिस स्पीड से इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं उस स्पीड से ये बन नहीं रहे हैं, ठीक है. इसीलिए हमें इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है. तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हेडिंग डाली, उसके अंदर लिखो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मैम, ये हमने मैम उसमें बताया ना मैम, रिसोर्स जो आप पढ़ाए थे मैम. एग्जाम्पल लाइक ओर्स और मिनरल्स, ये जो मैम ये कभी दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते. करेक्ट. तो ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, बट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल नया टॉपिक है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में. उसके अंदर लिखिए कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी मिनरल्स रिन्यू नहीं हो सकते हैं, ठीक है. Okay, ma'am. इट विल टेक, आगे लिखिए. पहला लाइन है मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसके आगे है इट विल टेक thousands of years for their formation. It, मैम ऐसा मैम साइंस वाइज ने बताया मैम, इट टेक थाउजेंड ऑफ इयर्स टू रिन्यू, बट इट इज मोर देन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन. I know, मैं बोल रही हूँ उसको लिखिए. It will take thousands of years for their formation. It will take thousands of years for their formation again. It will take thousands of years for their formation again, which is much bigger than a human lifespan. Which is much bigger than a human lifespan. So, we need to conserve minerals. So, we need to conserve minerals. Best idea, best
we need to conserve minerals. Best solution is reuse, reduce and recycle. ये बना लो चार्ट. क्या है सोल्यूशन इसका कंजर्वेशन का? दैट यू हैव टू रीयूज सेम मिनरल अगेन एंड अगेन, जितनी बार आप उसका यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बार अगर हमने एल्यूमिनियम का पॉट बना लिया, उसका कोई बर्तन बना लिया, तो क्या हमें उसे फेंक देना चाहिए? नहीं. नो मैम, रीयूज, रिफ्यूज, वी रिसाइकल. शुड कीप ऑन यूजिंग इट जब तक वो रीयूजेबल है. जब तक वो फिर जब वो यूज ना हो सके तो उसको रिसाइकिल करके कुछ नया बना ले. करेक्ट. सो वी हैव टू यूज सेम मिनरल अगेन एंड अगेन. सो बेस्ट सॉल्यूशन इज टू रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस. यहाँ से शुरू करो. रिड्यूस यानी कम कर दो यूजेस मिनरल्स का. देन जिनका यूज कर रहे हो उनको कई बार यूज करो, रीयूज करो, बार बार यूज करो. फिर थर्ड पॉइंट है रिसाइकिल. दैट मीन्स कि जो हमने यूज ऑलरेडी कर लिए हैं मिनरल्स, अब वो अगर किसी काम के लिए नहीं बने हैं, देन वी शुड रिसाइकिल देम अगेन एंड अगेन. समझ गए? तो ये है सॉल्यूशन. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल का पूरा क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन. करेक्ट. कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स. तो कहाँ से शुरू करोगे? मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. It will take thousands of years for their formation, which is much bigger than a human lifespan. So we need to conserve minerals. Best solution is to reduce, reuse and recycle. किसने पूरा लिख लिया? मैम मैंने. ठीक है. मम्मी. वेरी गुड. हाँ बेटा. मैम जो ऊपर ये चार्ट बना हुआ था, हमें ये ड्रॉ करना है कि सिंपल लिख भी सकते हैं ये 3 आवर्स के चार्ट को? आप सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. इधर रिड्यूस लिख दिया, इधर रिसाइकल लिख दिया, इधर रीयूज लिख दिया, और ऐसे ऐसे एरो बना दो तीनों में. समझ गए बेटा? ओके मैम. ये जो एरो बने बहुत मोटे बने, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं. आप सिंपल ऐसे एरो भी बना सकते हो. ओके मैम. ठीक है. मैम डन. अगला बेटा हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पावर रिसोर्सेज का, यानी ऐसे मिनरल्स जो पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं. अच्छा बताओ, बिना पावर के कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो नो सकता है. मैम. ना फैन चलेगा, ना लैपटॉप चलेगा, ना खाना बनेगा, कुछ नहीं हो पाएगा. तो पावर तो हमें हर इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है. यानी हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी पावर चाहिए होता है, जो कार बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में काम कर रहे हैं. एग्रीकल्चर के लिए भी पावर चाहिए होता है, वहाँ ट्यूबवेल चाहिए, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, सिंचाई करनी है, कटाई करनी है, बीज को बोना है कि नहीं. ट्रांसपोर्ट के लिए भी पावर चाहिए, रिक्शा, ऑटो, कार, बस, ये सब बिना पावर के नहीं चलेगा. कम्युनिकेशन के लिए भी पावर चाहिए, सैटेलाइट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, सिग्नल्स यूज कर रहे हैं, तो सारे रिसीवर, अडेप्टर, वो सब चार्ज होने चाहिए. करेक्ट. डिफेंस के मैम लिए. इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. करेक्ट बेटा. और पावर रिसोर्सेज जो है वो हर जगह चाहिए, यानी बिना पावर के तो कुछ होगा नहीं. सारा काम हम पावर से ही कर रहे हैं. करेक्ट. तो पावर जनरेट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं. कुछ रिसोर्सेज है जो पावर जनरेट करने के लिए पहले से यूज होते आए हैं, उनका नाम है कन्वेंशनल रिसोर्सेज. यानी कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि लॉन्ग टाइम से कॉमन यूज में है. यानी पुराने ज़माने में जब इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय में भी ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चलते थे, इसीलिए इनका नाम कन्वेंशनल है. कन्वेंशनल बेटा वर्ड बना है कन्वेंशन से. कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? पुरान परंपरा, जो पुराने जमाने से चलते चले आ रहे हैं. तो ये परंपरागत, परंपरा समझते हो? यस मैम. परंपरा मीन्स समथिंग विच इज बीइंग डन फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो धीरे धीरे वो परंपरा में कन्वर्ट हो जाती है. करेक्ट. कोई इंसान करता है, बाकी सेम लोग फिर वही चीज करने लगते हैं. तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत लंबे टाइम से यूज किए जा रहे हैं. सबसे पहला रिसोर्स उसमें क्या है बेटा? फायरवुड. सो हमें कंजर्वेशन के नीचे अगली हेडिंग जो डालनी है वो हमें ये डालनी है दैट पावर is vital for our daily needs. Power is
vital our day, power is vital for our daily needs. Vital का मतलब extremely important. Power is vital for our daily, हटा दो, for our all needs. ठीक है. Power can, एग्जाम्पल लिख लो इसके नीचे. पावर इज वाइटल फॉर अवर ऑल नीड्स. एग्जाम्पल क्या है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा. इनका नाम लिख लो. इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा. फिर चार्ट बनाना है बेटा. दैट पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, पावर इज वाइटल फॉर अवर ऑल नीड्स. फर्स्ट लाइन है, एग्जाम्पल में है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा. ठीक है. उसके बाद लिखना नहीं है, उसके बाद अभी मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है. उसके बाद ये वाला जो चार्ट आपने बनाया है, दिस चार्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट. करेक्ट. तो बस हम ये चार्ट अगर पढ़ ले तो हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज हो गया है. तो ये वाला जो चार्ट है ना आपका, दिस इज पावर जनरेशन चार्ट. अब मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, बट आपने अगर वो चार्ट बनाया हुआ है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. आपको यही लर्न करना है. समझ गए? तो पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, एक लाइन नीचे लिख लो. पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज. लिखो इसके नीचे जहां तक लिखा है ना एग्जाम्पल, उसके नीचे लिखो पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. Power can be generated from conventional resources and non-conventional resources. ये नाम लिख लो. Power can be, एग्जाम्पल लिखा होगा ना, सबसे पहला लाइन लिखा होगा पावर इज वाइटल फॉर अवर ऑल नीड्स. एग्जाम्पल में लिखा होगा इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट. नीचे लिखो पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक. और दूसरी लाइन में लिखो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. मैम क्या लिखना है मैम? मैं अभी मैम कन्वेंशनल वो लिख रहा था मैम, पावर. मैं क्या बोल रही हूँ कि आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक कब का खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है पावर. पावर में शुरू किया होगा पावर की डेफिनेशन से, दैट पावर इज वाइटल फॉर अवर ऑल डेली नीड्स. एग्जाम्पल में क्या लिखा होगा? ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एटसेट्रा. आगे लिखना है पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंड पॉइंट, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. करेक्ट. Yes, यस ma'am. मैम. ठीक है. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के केवल नाम लिख लो. फायरवुड, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, हाइडल पावर. यानी जहाँ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा है उसके आगे ऐसे डैश बनाओ और लिखो वहाँ कोल, हम कोल फायर. से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. पहले सारे नाम लिख लो, ये फिर मैं चार्ट पढ़ाऊंगी, अपने आप सब खत्म हो जाएगा. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के आगे नाम लिखो कोल, फायरवुड, ऑयल. ये जो बेटा आपको चार्ट मैंने होमवर्क में बनाने के लिए दिया था, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का ही था. यानी कि अब हमें पावर जनरेशन का एक चार्ट ऑलरेडी कर लिया है, दूसरा चार्ट आज आपको बनाना है, तो उससे दोनों कवर हो जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल वाला. समझ गए? तो पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट लिखा होगा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें आगे डैश लगाओ और नाम लिखो कोल, फायरवुड, ऑयल, नेचुरल गैस, हाइडल पावर. ठीक है, लिख लिया. Yes, ma'am. फिर लिखो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल लिखो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. ये लिखे हुए सारे नाम. तो जो जो यहाँ ऑरेंज है ना, इनको लिख लो. विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल, बायोगैस, टाइडल एनर्जी. ये मैम सारे न्यूक्लियर एनर्जी मतलब? अभी बता रही हूँ, केवल नाम लिखवाओ, फिर चार्ट पढ़ेंगे और चार्ट के साथ ही सब समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में लिखना था कोल, फायरवुड, पेट्रोलियम. ठीक है. हाइडल पावर,
फिर नॉन कन्वेंशनल में लिखना है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस और जियोथर्मल एनर्जी। नाम लिख लिया? Yes, ma'am. मैम 1 मिनट। नाम लिखने के बाद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के आगे ऐसे एरो बना लो और लिख लो रेफर चार्ट। रेफर चार्ट, चार्ट को रेफर करना है जो आपने ऑलरेडी बनाया है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का चार्ट आपका आज का होमवर्क है, ठीक है? ये आज होमवर्क में बनाना है, ठीक है? Okay, ma'am. तो दोनों के चार्ट आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, इससे ही पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। बाकी मैं एक एक चीज के बारे में खुद ही अभी बता रही हूँ, ठीक है? और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले चार्ट होमवर्क में दे दिया, अब वापस चलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो चार्ट हमने बनाया है। यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले बेटा आता है, कन्वेंशनल का मतलब मैंने बता दिया है, यानी फिर से शुरू करते हैं। पावर क्या है? पावर जरूरी है, वाइटल है। वाइटल का मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, मेकिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, हर सेक्टर में पावर चाहिए, करेक्ट? पावर जनरेट करने के दो तरीके हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज यानी जो पुराने जमाने से चलते चले आए हैं, उनका नाम है कोल, फायरवुड, हाइडल पावर, है कि नहीं, ऑयल, नेचुरल गैस। और अभी यानी जो नॉन कन्वेंशनल यानी जो अभी यूज में आए हैं वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है? ये तरीके हैं। सबसे पहले हम कन्वेंशनल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कन्वेंशनल में है बेटा सबसे पहला फायरवुड, ठीक है? किसी को पता है ना? सबको पता है फायरवुड क्या होता है? Yes, ma'am. लकड़ी, समझ गए? लकड़ी। हमारी कंट्री में जितने गांव के लोग हैं वो लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? खाना बनाने के लिए। तो यस मैम। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला है फायरवुड। एक एक डब्बे को पढ़ते हैं, ठीक है? फायरवुड के क्या एडवांटेजेस हैं? लकड़ी कहीं से भी उठा लो, इजी एक्सेस है, करेक्ट? एक्सेस का मतलब मिल जाना। तो जमीन जंगल में गए, लकड़ी बीन कर ले आए, करेक्ट? और एडवांटेज क्या है? ये बहुत सारे लोगों को ये पावर देता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे गांव के जो लोग हैं वो इसी तरह से पावर जनरेट करते हैं, चूल्हे में लकड़ी डाल के आग जला के खाना बनाते हैं, करेक्ट? लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये तो एडवांटेज हो गया इसका, और कोई एडवांटेज नहीं। दो ही एडवांटेज है कि ये जल्दी मिल जाता है और हमारी कंट्री में ढेर सारे लोग, लार्ज नंबर ऑफ लोग जो है उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ आ गया किसी को? Yes, यस मैम। डिसएडवांटेज क्या है? अभी मैम जंगल टाइम कंज्यूमिंग। बहुत लंबा टाइम लगता है लकड़ी बीन के लाने में, फिर उसको लॉग बनाओ, सर पर रखो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हमारे यहाँ तो गैस का लाइटर, गैस के पास गए, एक बार लाइटर लगाया, फट से पावर आ गई। उनके लिए इतना आसान है क्या? उनको पहले लकड़ी लेने जाना है, लौट के आना है, जलाना है, नहीं जल रहा है तो कैरोसिन ऑयल डालना है, फिर जलाना है, बारिश हो गई तो लो और नहीं जल रहा है, समझ गए? तो सबसे पहली बात है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग, सो कलेक्ट करना आसान नहीं है। दूसरा क्या है? ये पल्यूटिंग है। पल्यूटिंग कैसे है? धुएं, कितना धुआं उठता है, इतना धुआं। हमारी गैस से धुआं उठता है क्या? जो हम घर में कुकिंग गैस है हमारे यहाँ। नो मैम। लेकिन जब भी आप चूल्हे वगैरह पे देखोगे तो चिमनी के जैसा बहुत धुआं उठता है, तो ये बहुत ज्यादा पल्यूटिंग भी है। और इससे CO2 सबसे ज्यादा निकलती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ऐसी गैस निकलती है जो कि टेम्परेचर बढ़ाती है अर्थ का, करेक्ट? ग्रीन हाउस गैसेस वही गैसेस तो है जो 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 यस मैम, जो मेन अर्थ टू का ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर, यस, ग्रीन हाउस गैसेस आर द गैसेस जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये फायरवुड्स के डिसएडवांटेज ये है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है, समझ गए? और ज्यादा गर्मी पैदा कर देता है एनवायरनमेंट में। इसमें से ऐसी गैसेस निकलती हैं जो एनवायरनमेंट को गर्म करती हैं। और लास्ट क्या है? लकड़ी चाहिए तो फॉरेस्ट तो काटने ही पड़ेंगे, करेक्ट? तो डिफॉरेस्टेशन। किसको समझ नहीं आया इतना? समझ आ गया? चार्ट ही पढ़ना है, समझ गए? इधर उधर बुक में नहीं। जब नॉन कन्वे पावर का, केवल पावर के लिए बता रही हूँ, इस बुक से पावर के लिए आपको केवल चार्ट ही पढ़ना है, समझ गए? नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल के लिए। उसके अलावा जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। लेकिन एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद में रीडिंग खुद से मारनी पड़ेगी, समझ गए? ये नहीं है कि रीडिंग भी नहीं मारा है। ओके, गॉट माई पॉइंट? Yes, ma'am. ओके।
अगला कन्वेंशनल की तरफ अगर बेटा चले तो वो है कोल। कोल सबको पता है, कोयला। Yes, ma'am. कोयले का बेटा फायदा क्या है? Ma'am, it is available almost everywhere. कोयले का फायदा ये है कि बहुत ज्यादा कोयले का डिपॉजिट है हमारे पास, समझ गए? खोद करके जमीन से कोयला निकाला, तो कोल की बहुत माइनिंग होती है, बट कोयला हमारी कंट्री में काफी प्रेजेंट है, तो एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, यानी हर जगह ऑलमोस्ट कोल माइंस हैं, ठीक है। और इसका क्या फायदा होता है? कोल को जलाने से एनर्जी ज्यादा मिलती है, समझ गए? कि आप कोयला जितना, जैसे जितना लकड़ी जलाओगे, ज्यादा लकड़ी जलाओगे, उससे कम आपको पावर मिलेगा, लेकिन कोयला जल्दी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, समझ गए? यानी जो कोयला होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी बहुत यूज किया जाता है, समझ रहे हो? कोल Yes, ma'am. कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है बेटा, समझ गए? तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका एफिशिएंट कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, समझ गए ना? कोल का एडवांटेज ये है कि ये जगह जगह एक्सटेंसिवली का मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ये यूज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी तो हम कंज्यूम करते ही हैं, करेक्ट? Yes, ma'am. इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पॉल्यूटिंग है, यानी ये पॉल्यूशन फैलाता है। तो जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है बेटा, उसमें एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सब ही जो है वो फैलाते हैं पॉल्यूशन। तो फायरवुड की तरह कोल भी पॉल्यूशन फैलाता है, और कोल को ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत मेहनत लगती है। माइनिंग करो, ट्रक में ला दो, और फिर ट्रक में भर करके दूर दूर तक ले जाओ, तो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा बल्कि है, समझ गए? सबको एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ आ रहा है? Yes, ma'am. And ma'am, Yes, कोल ma'am. से मैम कोल से इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए लाइक मैम वाटर का यूज होता है, वाटर डैम्स करेक्ट, वेस्टेज होती है वाटर की. करेक्ट। कोल से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए हम कूलेंट वाटर का यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा वाटर का भी वेस्टेज होता है। अगला है ऑयल और नेचुरल गैस। इनके डिसएडवांटेज बेटा कॉमन है। जो ऑयल का डिसएडवांटेज है वही नेचुरल गैस का डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इनके पहले एडवांटेज पढ़ लेते हैं। ऑयल जो है वो इजी टू ट्रांसपोर्ट है, क्यों? टैंकर में भर दो या पाइपलाइन में छोड़ दो, बहते बहते निकल जाएंगे, है कि नहीं? और Yes. और पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो ऑयल पर ही चल रही है, करेक्ट? क्रूड ऑयल से ही तो पेट्रोलियम बनाते हैं, कच्चा तेल जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, है कि नहीं? तो उस पेट्रोलियम यानी जिससे हमारी कार वगैरह चलती है, वो सब हमारा ऑयल पर ही डिपेंड करता है। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री तो चलेगी ही नहीं अगर ऑयल नहीं होगा, है कि नहीं? अरे बताओ। Yes, ma'am. तो ऑयल जिस तरह फायरवुड का यूज लोग घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, कोल का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं, उसी तरह ऑयल का यूज ट्रांसपोर्ट में तो हो रहा है ना हमारे यहाँ, पेट्रोल वगैरह, है कि नहीं? Yes, ma'am. नेचुरल गैस का भी सेम चीज है। जिस तरह से ऑयल इजी होती है ट्रांसपोर्ट करना, उसी तरह नेचुरल गैस को भी इजी होता है ट्रांसपोर्ट करना। गैस की भी पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन में आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस में फायदा क्या है कि ये ऑयल और कोल से ज्यादा क्लीन होता है, समझ गए? यानी जितना पॉल्यूशन ऑयल और कोल फैलाएगा, उतना पॉल्यूशन नेचुरल गैस नहीं फैलाता है, समझ गए? इस तभी आजकल सीएनजी ऑटो ये सब बहुत चल रहा है। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होता है वो कम पॉल्यूशन फैलाता है, तो ये क्लीनर है। किन से क्लीनर है? ऑयल और कोल से। यानी अगर आप कोयला जलाएंगे तो ज्यादा पॉल्यूशन होगा, ऑयल अगर पेट्रोल वगैरह से भी तो बहुत पॉल्यूशन होता है ना, कार वगैरह चलती है, बहुत पॉल्यूशन होता है। लेकिन नेचुरल गैस से पॉल्यूशन कम होता है, और ये ऑयल से चीप भी है, यानी सस्ता भी है ये ऑयल के कंपैरिजन में नेचुरल गैस। समझ में आ गया नेचुरल गैस का डिसएडवांटेज, सॉरी एडवांटेज? Yes, ma'am. तो मेन क्या है? कोल के लिए कोल हर जगह अवेलेबल है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कोल के साथ ये है कि ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है। फायदा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में हम इसे यूज करते हैं। ऑयल के साथ क्या है? इसको ट्रांसपोर्ट करना तो आसान है, पेट्रोलियम इससे निकालते हैं ऑयल से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये भी क्या करता है? और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। नेचुरल गैस का क्या है? ये भी इजी है ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन ये ऑयल और कोल से कम करती है पॉल्यूशन, और ये सस्ती भी है उनसे, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर बेटा कहीं से ऑयल स्पिल हो गया, तो उस आसपास के एरिया में पूरा पोल्यूशन हो जाता है, समझ गए? बहुत बार ऑयल रिफाइनरीज वगैरह में या
जहाँ पर हम माइनिंग करते हैं ऑयल की, है कि नहीं, ड्रिलिंग करके, वहां पर अगर ऑयल का स्पिल हो गया तो आसपास का पूरा पानी वो सब पूरा पॉल्यूटेड हो जाता है, उसमें जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। सेम चीज गैस लीकेज के साथ में है, ठीक है। अगर गैस लीकेज हो जाती है कहीं पर तो आसपास के एरिया की जो ऑक्सीजन होती है वो पूरी तरह खत्म होने लगती है, समझ गए। फिर उसके अलावा नेचुरल गैस और ऑयल दोनों ही पॉल्यूटेंट को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिससे कि एसिड रेन होने का खतरा है, करेक्ट। ऑयल भी पॉल्यूटेंट, ऑयल भी जब हम उससे मोटरसाइकिल या फिर हमारे कार वगैरह चलाते हैं या कोई भी चीज हम ऑयल को यूज करके चलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है कि नहीं, कार से भी Yes, निकल, ma'am. तो उससे पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एसिड रेन होता है। सीएनजी में कम निकलता है लेकिन निकलता तो फिर भी है। अगर चूज करना पड़ेगा कि सीएनजी यानी नेचुरल गैस में और ऑयल में क्या प्रेफर करोगे तो नेचुरल गैस प्रेफर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से जीरो पोल्यूशन होगा, क्या जीरो पोल्यूशन होता है नेचुरल गैस? Ma'am, 60% या 70%. कम होता है, ऑयल और कोल से कम होता है लेकिन जीरो नहीं है, तो पॉल्यूट तो ये भी करता है सीएनजी भी। फिर क्या है प्रॉब्लम, लास्ट वाला प्रॉब्लम तो खैर प्रॉब्लम नहीं, तो सबका ही प्रॉब्लम है कि नया फ्यूल इतनी आसानी से चूज करना मुश्किल है कि नहीं। इतने लंबे टाइम से कोल को और ऑयल पेट्रोलियम को यूज करते चले आ रहे, अचानक से किसी और चीज की तरफ मूव करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। अभी भी मैक्सिमम कार जो है वो पेट्रोल और डीजल पर ही चल रही, करेक्ट। बल्कि सोलर एनर्जी भी आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए, ईवीज भी आ गए मार्केट में। लेकिन मैम टेस्ला आ चुकी ना। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना इतना आसान है क्या? नहीं, है कि नहीं। फिर कन्वेंशनल में है बेटा हाइडल पावर। अभी तक समझ आ गया चार्ट? Ma'am, Yes, ma'am. हाँ, मैम कोल को जैसे माइन करना होता है और मैम कई बार माइनिंग में बहुत डेथ या इंजरीज होती है तो मैम फिर उसका डिसएडवांटेज हो सकता है ये। माइन में क्या होता है बेटा? मैम लाइक कोल को माइनिंग करने के लिए मैम कई बार डेथ्स वगैरह भी हो जाती है माइनिंग में एंड मैम हाँ हाँ, इंजरी। वो तो रिस्क है, वो तो बेटा हर काम में ही है, माइनिंग में तो हर काम में ही है ना। माइनिंग ये भी रिस्क है, वी कैन से दैट कि कोल माइंस में कितने ज्यादा ब्लास्ट वगैरह भी होते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, वो भी एक रिस्क है, ठीक है। ओके अगला मैम। जो पावर है वो है हाइड्रल पावर, यानी पानी से जनरेट करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये कन्वेंशनल है लेकिन नॉन पोल्यूटिंग है, समझ गए, इसमें से पोल्यूशन नहीं होता। इरिगेशन वगैरह भी इजी हो जाता है, हाइड्रल यानी वाटर को यूज करके, टरबाइन को यूज करके पावर बनाने में सस्ता होता है, समझ गए। लेकिन नुकसान क्या है, उसके आसपास जो लोकल कम्युनिटी रह रही होती है उसको हमें डिस्प्लेस करके कहीं दूर भेजना पड़ता है, करेक्ट। क्योंकि जहाँ डैम बनाओगे, कलेक्ट करोगे पानी, वहां से एनर्जी बनाओगे तो आसपास के लोगों को तो वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि सेटअप करना इसको एक्सपेंसिव है। यानी एक बार अगर आपने मशीनरी सेटअप कर दिया तो ये इजी चीप जनरेट करेगा, लेकिन इसका प्लांट लगाना ही काफी महंगा है, तो बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट तो इसका प्लांट ही नहीं लगा पाती क्योंकि इसको सेट करने में बहुत पैसा लगता है, समझ गए। यस मैम। तो वही बात हो गई कि कार खरीदने में ही इतना पैसा लगता है, उतना पैसा पेट्रोल खरीदने में नहीं लगता है, सही है। एक बार कार ले ली फिर तो पेट्रोल भरवा ही लेंगे। तो ये वही बात है कि चीप तो है, एक बार अगर सेटअप हो गया तो तब तो जो पावर जनरेशन होगा वो सस्ते में ही हो जाएगा, लेकिन इसको प्लांट लगाना बहुत महंगा है हाइडल के लिए, ठीक है। ओके, अब कोल को बेटा एक और चीज है, कोल को क्या बोलते हैं, कोल को बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन, सनशाइन का मतलब ऑलमोस्ट पेड़, जो पेड़ होते हैं वो जमीन के नीचे लाखों सालों तक दबे रहते हैं, तब वो कोयला बन के बाहर निकलते हैं, इसीलिए कोल का नाम बरीड सनशाइन भी है, समझ गए। यानी सनशाइन यानी पौधों को अगर आप जमीन के अंदर दबा देंगे तो बहुत सालों, मिलियन ईयर्स के बाद वो क्या बन के बाहर निकलेंगे, कोल। कोल बन के, ठीक है। मैम हाँ, मैम पेट्रोल को भी ब्लैक गोल्ड कहते हैं लाइक क्योंकि मैम वो ब्लैक कलर का होता है ओरिजिनली हम पेट्रोल को। ब्लैक गोल्ड कहते हैं। यस मैम हमारी बुक में था। पेट्रोल में वैसे वाटर बॉडी में पाया जाता है। ओके ओके, फिर क्या है, जो कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल पावर बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनवाते हैं वो थर्मली जनरेट होती है, तो वो थर्मल पावर है, समझ गए। तो ये इन एक पॉइंट नीचे लिख लो चार्ट के, कोल इज कॉल्ड बरीड सनशाइन, कोल को बरीड सनशाइन बोला जाता है, बरीड
सनशाइन। क्या बोलते हैं कोल को? बरीड सनशाइन। Coal is also known as buried sunshine. करेक्ट। Coal is called as buried sunshine. Okay. फिर नीचे लिख लो बेटा उसी के, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, coal is called buried sunshine, petroleum is called black gold. Petroleum is called black gold. Clear है? यस मैम। यस मैम। Okay. ये है बेटा जिस तरह से हाइडल पावर चलती है, ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम नॉन कन्वेंशनल चार्ट की तरफ जाएंगे। ये देखो ये पानी आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में आपने क्या लगा दिया यहाँ पर? डैम। करेक्ट। यहाँ पर पानी, ये डैम है तो पानी रुक गया, पानी भरा हुआ है। डैम के नीचे यहाँ पर नीचे लगा दिया है टरबाइन। समझ गए? तो ये पानी धीरे 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 कलेक्ट करके वाटर रिजर्वोयर में भर गया। समझ गए? यस। ये डैम बना हुआ है, तो डैम के एक तरफ डैम ने पानी को रोक रखा और ये वाटर का रिजर्वोयर पूरा भर गया है। अब वहां से एक साइड से पानी का आउटलेट छोड़ देंगे, तो यहाँ से पानी स्पीड में नीचे जाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन तेजी से घूमेगी, मैकेनिकल फोर्स लगेगा, समझ गया, घूमेगी जल्दी जल्दी, और टरबाइन से एक जनरेटर जुड़ा होगा जो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। समझ गए? उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको ट्रांसपोर्ट करके लोकल एरिया में सब जगह ले जाएंगे। समझ गए? यानी जो पानी होता है वो बहुत स्पीड से क्या करता है? टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूमती है घूमती है घूमती है, घूम घूम करके जनरेटर में फोर्स इकट्ठा करती है। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ गए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो फिर जो मैकेनिकल एनर्जी यानी जो हाथ से घूमने वाला फोर्स है उसको उसने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। वो डिवाइस है जिसको बोलते हैं जनरेटर। और ये चारों तरफ कहाँ ले जाती है इलेक्ट्रिसिटी? जनरेटर वैसे ही है बेटा, हर जगह ऐसे चलता है, जैसे जनरेटर डीजल से भी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, उसी तरह यहाँ पर जनरेटर मैकेनिकल फोर्स से जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर ऐसे स्टोर कर लिया जाता है और एक पाइपलाइन के थ्रू आसपास के एरियाज में ले जाया जाता है। समझ गए? मैम इससे वाटर वेस्टेज नहीं होती? नहीं, जो वाटर टरबाइन के बाद में ये वाटर नीचे आ गया, वेस्टेज क्यों होगी? जो ये वाटर जा रहा है मैम बहुत केवल force में वाटर की है। फोर्स का यूज कर रहे हैं ना बेटा। देखो जैसे पानी फोर्स से आ रहा था, आपने बीच में उसको रोक दिया, अब रोकने के बाद अचानक पानी छोड़ोगे तो कितनी स्पीड से नीचे जाएगा? तेजी से टरबाइन को घुमाएगा। वो ही इसमें टेक्निक लगाते हैं, डैम बना के पानी को रोक लेते हैं। समझ गए? यस मैम। फिर पानी के फोर्स का यूज करके टरबाइन घुमाते हैं, और जब पानी एक बार नीचे टरबाइन घुमा करके, तो पानी नीचे चलते ही चले जा रहा है ना, ये पानी यहाँ आ गया, वेस्ट क्यों होगा? ओके मैम। अगला बेटा हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे सारे हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी? देखो कन्वेंशनल सोर्सेज धीरे धीरे खत्म होने लगे। करेक्ट? यस मैम। तो जब कन्वेंशनल सोर्सेज खत्म होने लगेंगे तो पावर तो चाहिए, बिकॉज बिना पावर के तो चल नहीं पाएगा काम। करेक्ट? तो इस केस में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की जरूरत पड़ी, क्योंकि जिस स्पीड से हम पावर रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं
तो हमें दूसरे जो हमारे ऑलरेडी रिजर्व में जो रिसोर्सेज है, कोल है, पेट्रोलियम है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, समझ गए? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ते रहने से क्या हो रहा है कि सारे लोग कोल पेट्रोलियम में सब यूज करे ले रहे हैं, तो धीरे से ही जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो हमें कोई दूसरे तो एनर्जी के सोर्स चाहिए ना, है कि नहीं, जो हमारे को फ्यूचर में देते रहे पावर। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? तो नॉन, यस कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास ऑलरेडी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो इतने लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, तो हमें नॉन कन्वेंशनल की जरूरत क्या है? नॉन कन्वेंशनल की जरूरत बेटा इसीलिए है क्योंकि एनर्जी जितना कंजर्वेशन करके चलना चाहिए, क्या हम उतना कंजर्वेशन करके चल रहे हैं? नहीं। हम तो सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर ले रहे हैं, चाहे वो फायरवुड हो, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, सब हम एकदम क्या कर रहे हैं, आधाधुंध यूज करते चले जा रहे हैं। तो इसी वजह से ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और ये एनवायरनमेंट को भी बहुत पॉल्यूट कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम और बाकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का चार्ट पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, हाइडल को छोड़ करके बाकी सारे ही क्या कर रहे थे, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे थे, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो फायरवुड हो, करेक्ट? ये सारे ही एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के दो नुकसान है। पहली बात तो ये लिमिटेड है, तो हम इनको यूज करें तो ये खत्म होते चले जा रहे हैं, तो फ्यूचर में ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास पावर जनरेट करने के लिए कुछ नहीं होगा, ना तो हमारे घर में बिजली आएगी, ना कार चलेगा, समझ गए? कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो एक तो ये इस वजह से हमें चाहिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एनवायरनमेंट को बहुत लॉस फैला रहे हैं, और इतना लॉस करने की वजह से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जिससे ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो सकते हैं कि नहीं, और हाई लेवल सुनामी आएगा, बहुत ज्यादा लैंड मास डूब सकता है समुद्र के अंदर, समझ गए? तो ये बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है, इसीलिए भी हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। यानी ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हम ढूंढें जो सेफ हो, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें, और एट द सेम टाइम हमें पावर देते रहें, ताकि हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज बचे रहें, वो जल्दी खत्म ना हो। किसको समझ आ गया? हाँ मुझे मम्मी। तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो किसका आता है? सोलर एनर्जी का। सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं कि जो नॉन कन्वे, ये चार्ट आपको घर जाके बनाना है नॉन कन्वेंशनल का, ठीक है? कन्वेंशनल का तो चार्ट बना लिया, पढ़ भी लिया। नॉन कन्वेंशनल में बेटा सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो है सोलर एनर्जी का। क्यों? इसमें एक बहुत शानदार बात है, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म ही नहीं होगा। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब जो एग्जॉस्ट ना हो, समझ गए? जो एग्जॉस्ट खत्म ही ना हुआ जा सके वो इन एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इन एग्जॉस्टेबल का मतलब ये खत्म ही नहीं होगा। कभी खत्म हो सकता है क्या सन का एनर्जी? मैम इम्पॉसिबल है वो तो। इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसका लोग बोल रहे हैं कि सोलर एनर्जी का तो बहुत स्कोप है। दूसरा क्या है, ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो पहला तो सबसे ज्यादा नाम जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में है वो है सोलर एनर्जी। लेकिन प्रॉब्लम बेटा ये है कि ये एक्सपेंसिव है। क्या है? सोलर प्लांट लगाना, सोलर सेल्स को लगाना, समझ गए? उसके लिए पूरा आपको सोलर का प्लांट लगाना पड़ता है, तो ये उतना सस्ता नहीं है। आपको एक बार लगाओगे तब तो जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन थोड़ा ये महंगा है। अब इसमें और क्या है, ये क्या है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी, जो सेल्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को कंजर्व करके सेल अपने अंदर भर लेता है, समझ गए? आपको पता है ना कि सेल रखे रखे डिस्चार्ज हो जाता है। यस मैम। यस मैम। वही चीज सोलर सेल के साथ भी होती है। सोलर का एनर्जी उसने भर लिया अपने अंदर, लेकिन लंबे टाइम तक यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज होके वेस्ट हो जाएगा, करेक्ट? जैस समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। घड़ी का सेल लंबे टाइम तक रखे रहोगे तो काम नहीं करेगा, उसका एनर्जी चला जाएगा। सेम टाइम यहाँ पर होता है कि ये जो है वो वेस्ट होते रहता है, तो हमको सोलर एनर्जी बहुत लंबे टाइम तक, ऐसा कोई तरीका भी नहीं मिला है कि लंबे टाइम तक कंजर्व करके रख सके, समझ गए? जैसे कोल और पेट्रोलियम जमीन के अंदर दबे हुए, जब भी निकालो एनर्जी देते हैं, करेक्ट? लेकिन सेम चीज सोलर एनर्जी के साथ में भी नहीं है। सोलर सेल के थ्रू हम कंजर्व कर लेते हैं, बट हमें उसे यूज करते रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक डिफ्यूज सोर्स है, ये डिफ्यूज होकर के खत्म हो जाता है, समझ गए? अगला क्या है? अरे किसी को डाउट तो नहीं है? नो मैम। अगला है बेटा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो आ, मॉल
एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, करेक्ट। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल से मिलता है, जैसे थोरियम, यूरेनियम, नाम सुना है कभी? तो मैम हमारे हमारे अर्थ में, सिंपल लैंग्वेज में, हमारे अर्थ में कुछ ऐसे रेयर एलिमेंट पाए जाते हैं जिनके एक एक एटम में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये बात मानोगे? उसी तरह यस के दो मेटल है, उनका नाम है यूरेनियम और थोरियम, समझ गए? ये जो सुने हैं मैम, यूरेनियम तो हमें बताया था। नाम है ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से बनती है जो हमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिनका एक पार्टिकल भी हमें इतनी एनर्जी दे सकता है कि हम बरसों तक उसको यूज करें, समझ गए? उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, समझ गए? यस मैम। और न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो, किसी एटम के अंदर हो, समझ गए? लेकिन ये हर एक एटम के अंदर नहीं, ऐसे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनका अभी हम यूज कर पा रहे हैं ये एनर्जी निकालने के लिए, वो है यूरेनियम और थोरियम। तो करना क्या होता है, एक डिवाइस बनाते हैं, उसका नाम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके अंदर ये थोरियम या यूरेनियम, इसके पार्टिकल को रखा जाता है, समझ गए? और उनके अंदर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि वो जो एटम है थोरियम और यूरेनियम का, वो ब्रेक डाउन हो जाए, समझ गए? तो जब एटम टूटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है इनके टूटने से, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, समझ गए? यस मैम। और आप इसके लिए एक और टर्म यूज होता है बेटा, फिजन। फिजन का मतलब होता है, जब सुना है कभी साइंस में, जब कोई एटम का पार्टिकल्स में टूटता है तो वो फिजन होता है, और उसी तरह अगर दो एटम जुड़ते हैं तो वो होता है फ्यूजन। यस मैम, टर्म्स शायद से डेफिनेशन बताई मैं है। बस आपको बता रही हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है किसी एटम के न्यूक्लियस की एनर्जी। अब हम कौन से एटम अभी यूज कर रहे हैं? जनरली हम यूरेनियम और थोरियम यूज करते हैं, तो ये निकालते कैसे हैं? तो हम इनमें से ए वाले जो हमारे यूरेनियम और थोरियम मेटल है, इनका एक एटम लेकर के एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रख देते हैं और बहुत तेजी से प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ये टूट जाए, क्योंकि एटम के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जब वो टूटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, और उस एनर्जी को कैप्चर करके हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करके यूज कर लेते हैं, करेक्ट? तो ये अब ये समझ में आ जाएगा। इट एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी तो मैंने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी में एक एटम इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है कि बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, समझ गए? इसीलिए यह फायदेमंद है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। लेकिन इससे नुकसान क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट बनते हैं, यानी जो एटम आपने यूज करके छोड़ दिया वो तो अब वेस्ट हो गया। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं ह्यूमंस के लिए, उनके जीन्स के लिए, समझ गए? इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में। और दूसरा, ये एक्सपेंसिव है। न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना बहुत एक्सपेंसिव है, इतनी आसानी से न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगता। अभी इंडिया में 11-12 न्यूक्लियर रिएक्टर है पूरे इंडिया में, समझ गए? तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है जनरेट करना, समझ आ गया? यस अगला है बायोगैस। बायोगैस सबको पता है, जो हमारा बायोगैस प्लांट होता है उसमें हम जो एक तरफ होता है उस सारा जो जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, काऊ डंग, इन सबको भरते रहते हैं, है कि नहीं? और ऊपर से ढक देते हैं। पता है बायोगैस के बारे में? यस मैम। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलता है इसमें। और फिर उसके अंदर धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के गैस बनते रहती है, और उस गैस को फिर एक पाइपलाइन के थ्रू हम बाहर निकाल लेते हैं, और जहां यूज करनी होती है यूज कर लेते हैं, समझ गए ना बायोगैस का फंडा? यस मैम, वो डेड डिकेइंग मैटर्स से रिलीज होता है गैस। करेक्ट। तो बायोगैस का एडवांटेज ये है कि जिस तरह न्यूक्लियर मैम तो एनर्जी फिर मैम वो मैन्योर नहीं पैदा करेगा? मैन्योर भी मैम करता है, बट एट द सेम टाइम वो ग्रीन हाउस गैसेस भी निकालता है। प्लांट में से CO2 CO2 बाहर निकलती है, मीथेन बाहर निकलती है बायोगैस से, समझ गए? और मीथेन भी हाईली ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ये बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को गर्म करती है। जिस तरह न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने में बहुत पैसे लगते हैं, हम इसीलिए इसको ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हमें न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करना भी नहीं आता उतने अच्छे से, क्योंकि एक एटम जब फिजन होता है, नहीं एटम टूटता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ब्लास्ट भी हो सकता है, समझ गए? तो ये रिस्की भी है अभी।
तो इसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, तब हम न्यूक्लियर एनर्जी को कर पाएंगे। अभी इंडिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट का 1% भी मुश्किल से न्यूक्लियर एनर्जी से आता है, उतना भी नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार ये हो जाए तो सबसे अच्छा सोर्स तो फिर यही है फ्यूचर के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट सब लोग इजी सोर्स जो है वो है बायोगैस, उसमें कुछ नहीं करना होता है। एक टैंक के अंदर काऊ डंग इन सब चीजों को भर दो, धीरे धीरे उनका क्या होने लगता है, डिग्रेडेशन रिडक्शन होने लगता है, और रिडक्शन होने से क्या होता है, गैसेस बाहर निकलती है। बायोगैस को कैप्चर करके घरों में पाइपलाइन के थ्रू भेज देते हैं और उससे खाना वाना आप बना सकते हैं, पावर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो लो कॉस्ट है, यानी इसको इजिली लगा तो सकते हैं इस प्लांट को, क्योंकि पैसा नहीं लगता है, बस एक गड्ढा ही खोदना है और पाइपलाइन से जोड़ना है, इजी टू ऑपरेट है, ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं है। तो नॉर्मली किसी भी इंसान को सिखाया जा सकता है, जरूरी नहीं है इंजीनियर ही बना पाएगा बायोगैस प्लांट, समझ गए। तो ये नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं, अच्छी चीज है। और बायो वेस्ट जितना जनरेट करते हैं हम लोग किचन में, घरों में, उन सब का अच्छे से यूज कर लेता है ये बायोगैस प्लांट। ये अच्छी चीज है, लेकिन बस एक ही डिसएडवांटेज है, क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। यानी इसमें से कुछ ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो एनवायरनमेंट को गर्म करती हैं। किसको समझ आ गया? मम्मी ओके। अब बेटा हमारा बचा है टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके। मैम हाँ बेटा। मैम वो आपको चार्ट होमवर्क में शो करना है। नहीं नहीं, बना के रखना है, ये आपके क्लास वर्क का नोट है, नोट्स में बनाना है आपको, ठीक है। क्लास में बनवाती तो बहुत टाइम लगता है, ये आपको कॉपी में ही बनाना है, ये नोट्स का ही पार्ट है आपके, ठीक है। ओके मैम। तो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वील डू, हम इसी के बाद ये 3 शुरू करेंगे, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ओके मैम।